घंटी की आवाज़ से मैं एकदम चौंक उठी। सोचा बेवक्त कौन आया है नींद में दखल डालने। उठकर देखा तो डाकिया बंद दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा खिसका गया था। झुंझलाई सी मैं लिफाफा लेकर वहीं सोफे पर बैठ गई। जमाई लेते हुए मैंने सरसरी नज़र से देखा, यह तो किसी के विवाह का कार्ड है। अरे यह तो टुल्की की शादी का निमंत्रण पत्र है। सारा आलस, सारी नींद पता नहीं कहाँ फुर्र हो गई। टुल्की के विवाह के निमंत्रण पत्र के साथ उसका हस्तलिखित पत्र भी था। बड़े आग्रह से उसने मुझे विवाह में बुलाया था। मेरे ख्यालों के घेरे में 12 वर्षीय टुल्की की छवि अंकित हो आई। लगभग 8 वर्ष पूर्व मैं उदयपुर अस्पताल में कार्यरत थी। टुल्की मेरे मकान मालिक की 4 बेटियों में सबसे बड़ी थी। छोटी सी टुल्की को घर के सारे काम करने पड़ते थे। भोर में उठकर वह किसी सुगढ़ गृहिणी की भांति घर के कामकाज में जुट जाती। वह पानी भरती, माँ के लिए चाय बनाती, फिर आटा गूंथती और उसके अभ्यस्त नन्हे नन्हे हाथ 2 पराठे सेक देते। इस तरह टुल्की तैयार कर देती अपनी माँ का भोजन। टुल्की की माँ पंचायत समिति में अध्यापिका थीं। चूँकि स्कूल शहर के पास एक गांव में था, इसलिए उनको 6:30 बजे तक ऑटो स्टैंड पहुँचना होता था। जल्दबाजी में वह अक्सर अपना टिफ़िन ले जाना भूल जाती। ऐसे में टुल्की सरपट दौड़ पड़ती ऑटो स्टैंड की ओर और माँ को टिफ़िन थमा आती। लगभग यही समय होता जब मैं अपनी रात की ड्यूटी पूरी कर घर लौट रही होती। ऑटो स्टैंड से ही टुल्की वापस मेरे साथ घर की ओर चल पड़ती। आज तुम्हारी माँ फिर से टिफ़िन ले जाना भूल गई क्या? मेरे पूछते ही टुल्की हाँ में गर्दन हिला देती। मैं देखती रह जाती उसके मासूम चेहरे को और सोचती, दोनों में माँ कौन है और बेटी कौन। घर पहुँचते ही टुल्की पूछती, सिस्टर आपके लिए चाय बना दूँ? नहीं, रहने दे, अभी थोड़ी देर सोऊंगी, रात भर की थकी हूँ, कहती हुई मैं अपने बालों को जूड़े के बंधन से मुक्त कर देती। मेरे काले घने लंबे बालों को टुल्की अपलक देखती रह जाती। पर यह मैंने तब महसूस किया जब एक दिन वह बर्फ़ लेने आई। उसके कटे बालों को देख मैं हैरानी से पूछ बैठी, बाल क्यों कटवा लिए टुल्की? उसकी पहले से सजल मिचमिची आँखों से आंसू बहने लगे। मेरे पुचकारने पर उसके सब्र का बांध टूट गया। भावावेश में वह मेरे सीने से लिपट गई। मेरे अंदर कुछ पिघलने लगा। उसके रूखे बालों में हाथ घुमाते हुए मैंने पुचकारा, रो मत बेटी, रो मत। क्या हुआ? बात क्या है? मुझे बता तो सही। सिसकियों के बीच उभरते शब्दों से मैंने जाना कि टुल्की के लंबे बालों में जुएं पड़ गए थे। माँ से सार संभाल न हो पाई, इसलिए उसके बाल ज़बरदस्ती कटवा दिए गए। सिस्टर, मुझे आप जैसे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, उसने दुखी स्वर में मुझसे कहा। देखो ना सिस्टर, मैं सारे घर का काम करती हूँ, माँ का इतना ध्यान रखती हूँ। क्या हुआ जो मेरे बालों में जुएं पड़ गए? इसका मतलब यह तो नहीं कि मेरे बाल ही कटवा दो। और उसकी रुलाई फिर से फूट पड़ी। मैं उसे दिलासा देते हुए बोली, चुप हो जा मेरी अच्छी गुड़िया। अरे बालों का क्या है, ये तो फिर बढ़ जाएंगे। जब तू मेरे जितनी बड़ी हो जाएगी तब बढ़ा लेना इतने लंबे बाल। हमेशा चुप रहने वाली आज्ञाकारिणी टुल्की मेरी ममता की हल्की सी आँच मिलते ही पिघल गई थी। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि इस अबोध बच्ची ने कितना लावा अपने अंदर छिपा रखा है। टुल्की की माँ उसको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देते हुए कोसने लगीं। पता नहीं कहाँ मर गई यह लड़की, एक काम भी ठीक से नहीं करती। बर्फ़ क्या लेने गई, वहीं चिपक गई। माँ की चिल्लाहट सुनकर बर्फ़ लिए वह दौड़ पड़ी। उस दिन के बाद वह हमेशा स्नेह की छाया पाने के लिए मेरे पास चली आती। एक दिन जब टुल्की अपनी माँ के सिर की मालिश कर रही थी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। क्या ज़िंदगी है इस लड़की की। खाने खेलने की उम्र में पूरी गृहस्थिन बन गई है। इसे थोड़ा समय खेलने के लिए भी दिया करो भाभी। तुम इसकी सगी माँ हो, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आता कि। क्या करूँ सिस्टर, आज सिर में बहुत दर्द था। टुल्की की माँ ने अपराध भाव से अपनी नज़र नीची करते हुए कहा। मैंने टुल्की को उंगली से गुदगुदाते हुए उठने का इशारा किया तो उसने हर्ष मिश्रित निगाहों से मुझे देखा और आंखों ही आंखों में कुछ कहा। फिर वह बाहर भाग गई। मुझे लगा जैसे मैंने किसी बंद पंछी को मुक्त कर दिया है। आज ऑटो के इंतज़ार में सड़क पर 2 घंटे तक खड़े रहना पड़ा।
शायद तेज धूप के कारण सिर में दर्द होने लगा था। सोचा थोड़ी मालिश करवा लूँ तो ठीक हो जाएगा। टुल्की की माँ सफाई देती हुई बोली। शायद कुछ दर्द के कारण या फिर अपनी बेबसी के कारण टुल्की की माँ की आंखें नम हो आई थीं। यह देख मैं इस समय ग्लानि से भर गई। क्या करूं सिस्टर, एक लड़के की चाह में मैंने पढ़ी लिखी समझदार होकर भी लड़कियों की लाइन लगा दी। पता नहीं क्या क्या देखना है ज़िंदगी में, कहती हुई वह अपनी बेबसी पर सिसक पड़ी। सारा दोष प्रकृति पर मढ़कर वह अपने आप को तसल्ली देने लगी। मैं सोचने लगी कि इन्होंने तो सारा दोष प्रकृति को देकर मन को समझा दिया, पर टुल्की बेचारी का क्या दोष जो असमय ही उसका बचपन छिन गया। क्या उसका दोष यही है कि वह घर में सबसे बड़ी है? मन में बार बार यही प्रश्न घुमड़ रहा था। टुल्की बार बार मेरे मानस पटल पर उबर कर पूछ रही थी, मेरा कसूर क्या है सिस्टर? उस दिन भी मैं सो रही थी कि एकाएक मुझे लगा कि यहाँ कोई है। आंखें खोलकर देखा तो टुल्की सामने खड़ी थी। पता नहीं कब आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई थी। वह एकटक मुझे देख रही थी। मैंने आंखों ही आंखों में सवाल किया, क्या है? आपको उड़ती हुई पतंग देखना अच्छा लगता है सिस्टर? मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और उसको देखती रही कि वह आगे कुछ बोले, पर जब चुप रही तो मैंने पूछ लिया, क्यों, क्या हुआ? वह चुप रही। मन में कुछ तौलती रही कि मुझसे कहे या न कहे। मैं उसे इस स्थिति में देख प्रोत्साहित करते हुए बोली, तुझे पतंग चाहिए? उसने नमे गर्दन हिलाई तो मैं झुंझलाते हुए बोली, तो फिर क्या है? वह सहम गई। धीरे से बोली, कुछ नहीं सिस्टर, और जाने को मुड़ी। कुछ कैसे नहीं, कुछ तो है, बता तो सही। चादर एक तरफ फेंकते हुए मैं उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोली, सिस्टर मैं शाम को छत पर पतंग देख रही थी तो पिताजी ने गुस्से में मेरे बाल खींच लिए। कहने लगे कि नाक कटानी है क्या? लड़की जात है, चल नीचे उतर। सिस्टर क्या पतंग देखना बुरी बात है? मैंने बात की तह में जाते हुए पूछ लिया, छत पर तुम्हारे साथ कौन था? कोई नहीं। टुल्की की मासूम आंखें सच्चाई का प्रमाण दे रही थीं। और पड़ोस की छत पर? मैं तहकीकात करते हुए आगे बोली, वहाँ 2 लड़के थे सिस्टर, पर मैं उन्हें नहीं जानती। बस बात मेरी समझ में आ गई थी कि टुल्की को डांट क्यों पड़ी। सोचने लगी, छोटी सी अबोध बच्ची पर इतनी पाबंदी, पर मैं कर ही क्या सकती हूँ। टुल्की के पिता पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, सो रौब तो उनके चेहरे व आवाज़ में समाया ही रहता था। अपनी बेटियों से भी वह पुलिसिया अंदाज में पेश आते थे। जरा सी भी गलती हुई नहीं कि टुल्की के गालों पर पिताजी की उंगलियों के निशान उभर आते। एक दिन अचानक टुल्की के पिता की कर्कश आवाज़ सुनाई दी, मेरी जान खाने को 4-4 बेटियां जंदी निपूती ने एक भी बेटा पैदा नहीं किया। सारी उम्र हड्डियां तोड़ तोड़ कर दहेज जुटाता रहूँगा और बुढ़ापे में ये सब चल देंगी अपने घर। कोई भी सेवा करने वाला नहीं होगा। मारपीट और चीख चिल्लाहट की आवाज़ें आ रही थीं। मैं अस्पताल जाने के लिए तैयार खड़ी थी, पर यह सब सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। बाहर निकलकर देखा कि टुल्की भय से थरथर काँपती हुई दीवार से सटकर खड़ी थी। इंस्पेक्टर साहब, आप भी क्या बात करते हैं? बेटियां जनी हैं तो इसमें नीरा भाभी का क्या दोष? एक नज़र कलाई पर बंधी घड़ी की ओर फेंकते हुए मैंने कहा। मुझे देख वे जरा संयमित हुए। चेहरे पर झलक आए पसीने को पोंछते हुए बोले, अब आप ही बताओ सिस्टर, 4-4 बेटियों का दहेज कहाँ से जुटा पाऊँगा? आप कह रहे हैं यह सब, आपको पहले मालूम नहीं था जो 4-4 बेटियों की लाइन लगा दी। मेरे कहने पर वे थोड़ा झुंझलाए, फिर कुछ कहने ही वाले थे कि मैं फिर घुड़कते हुए बोली, आप अकेले तो नहीं कमा रहे, नीरा भाभी भी तो कमा रही हैं तो रौब मार रही हैं, घर का कुछ ख्याल नहीं करती। उस छोटी सी लड़की पर पूरे घर का बोझ डाल दिया है। नौकरी और घर गृहस्थी ने तो भाभी को निचोड़ ही लिया है। अब उनमें जान ही कितनी बची है जो आप उनसे और ज़्यादा काम की उम्मीद करते हैं। वे दुखी स्वर में बोले, सिस्टर आप भी मुझे ही दोष दे रही हैं। देखो टुल्की का प्रगति पत्र आगे करते हुए बोले, सब विषयों में फेल है। इंस्पेक्टर साहब, आप ही थोड़ा जल्दी उठकर टुल्की को पढ़ा क्यों नहीं देते?
जारी टुल्की, सिस्टर के लिए चाय बना ला। वे ऊंचे स्वर में बोले, देखो सिस्टर, सारा दिन ये खुद ही लड़की से काम करवाते रहते हैं और दोष मुझे देते हैं। साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए नीरा भाभी रसोई की ओर बढ़ते हुए बोलीं, तो मुझे एकाएक ध्यान आया कि इस पूरे प्रकरण में मुझे 10 मिनट की देर हो गई है। मैं उसी क्षण अस्पताल की ओर चल पड़ी। उस दिन के बाद से इंस्पेक्टर साहब रोज़ सुबह टुल्की को पढ़ाने लगे, पर उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। उसका ध्यान बराबर घर में हो रहे कामकाज व छोटी बहनों पर लगा रहता। उसके पिता उत्तेजित हो जाते और टुल्की सब कुछ भूल जाती और प्रश्नों के उत्तर गलत बता देती। टुल्की की शिकायतें अक्सर स्कूल से भी आती रहती थीं, कभी समय से स्कूल न पहुंचने पर, तो कभी गृहकार्य पूरा न करने पर। ऐसे में टुल्की का अध्यापिका द्वारा दंडित होना तो स्वाभाविक था ही, साथ ही अब घर में भी उसे मार पड़ने लगी। मैं सोचती रह जाती, नन्ही सी जान कैसे सह लेती है इतनी मार, नन्ही सी जान कैसे सह लेती है इतनी मार। पर देखती टुल्की इससे जरा भी विचलित न होती, मानो दंड सहने की आदत पड़ गई हो। टुल्की की परीक्षाएं नज़दीक थीं, सो नीरा भाभी छुट्टियां लेकर घर रहने लगीं। अब उसकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। माता पिता के इस 1 माह के प्रयास के कारण टुल्की जैसे तैसे पास हो गई। एक दिन टुल्की के भाई का जन्म हुआ, जो उसके लिए बहुत खुशी का विषय था। इसका उसे सालों से इंतज़ार था। इससे पहले मैंने कभी टुल्की को इस तरह प्रफुल्लित होकर चौकड़ियाँ भरते नहीं देखा था। मुझे मिठाई का डब्बा देते हुए बोली, जब हम सब चली जाएंगी तब भैया ही माता पिता की सेवा करेगा। मैंने ऐसे ही बेख्याली में पूछ लिया था, कहाँ चली जाओगी? ससुराल, और कहाँ? मुझे अचरज से देखती टुल्की बोली। उसके छोटे से मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर उस समय तो मुझे बहुत हंसी आई थी, पर अब उसी टुल्की के विवाह का कार्ड देखा तो मन की राहों से उसका मासूम बोझिल बचपन गुजरता चला गया। फिर शीघ्र ही मेरा वहाँ से तबादला हो गया था। अस्पताल की भागदौड़ में अनेक अविस्मरणीय घटनाएं अक्सर घटती ही रहती हैं। मैं तो टुल्की को लगभग भूल ही चुकी थी, किंतु जब उसने मुझे याद किया और इतने मनोहार से पत्र लिखा तो हृदय की सुप्त भावनाएं जाग उठीं। सोचा मैं ज़रूर उसकी शादी में जाऊंगी। निश्चय करते ही मुझे अस्पताल की थका देने वाली ज़िंदगी एकाएक उबाऊ व बोझिल लगने लगी। सोच रही थी कि 2 दिन पहले ही छुट्टी लेकर चली जाऊं। अपने इस निर्णय पर मैं खुद हैरान थी। शादी के 2 दिन पूर्व मैं उदयपुर जा पहुंची। टुल्की ने मुझे दूर से ही देख लिया था। चंचल हिरनी सी कुलाचे मारने वाली वह लड़की हौले हौले मेरी ओर बढ़ी। कुछ क्षण मैं उसे देखकर ठिठकी और एकटक उसे देखने लगी। यह इतनी सुंदर दिखने लग गई है, मैं मन ही मन सोच रही थी कि वह बोली, सिस्टर मुझे पहचाना नहीं, और झट से झुककर मुझे प्रणाम किया। मैं उसे बाहों में समेटते हुए बोली, टुल्की तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, बहुत सुंदर भी। मेरे ऐसा कहने पर वह शर्मा कर मुस्कुरा उठी। तभी तो शादी हो रही है सिस्टर। उससे इस तरह के उत्तर की मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सोचने लगी कि इतनी संकोची लड़की कितनी बाचाल हो गई है। सचमुच टुल्की में बहुत अंतर आ गया था। अचानक मेरा ध्यान उसके हाथों की ओर गया। यह क्या टुल्की, तुमने तो अपने हाथ बहुत खराब कर रखे हैं। हाथों का जरा भी ध्यान नहीं दिया, कितनी लापरवाह हो। अरे दुल्हन के हाथ तो एकदम मुलायम होने चाहिए। दूल्हे राजा तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेकर क्या सोचेंगे कि क्या किसी लड़की का हाथ है या। मैं कहे बिना न रह सकी। मेरी बात बीच में ही काटती हुई टुल्की उदास स्वर में बोल उठी, सिस्टर किसे परवाह है मेरे हाथों की। बर्तन मान मान कर हाथों में ये रेखाएं तो अब पक्की हो गई हैं। आप तो बचपन से ही देख रही हैं, आपसे क्या कुछ छुपा है। अरे फिर भी क्या हुआ, तुम्हारी माँ को अब तुमसे कुछ समय तक तो काम नहीं करवाना चाहिए था। मैंने उलाहना देते हुए कहा, मेरा जन्म इस घर में काम करने के लिए ही हुआ है। रुलाई को रोकने का प्रयत्न करती टुल्की को देख मेरे अंदर फिर कुछ पिघलने लगा। मन कर रहा था कि खींचकर उसको अपने सीने से लगा लूं, उसे दुनिया की तमाम कठोरता से बचा लूं।
मेरी नम आँखों को देखकर वह मुस्कुराने का प्रयत्न करते हुए आगे बोली, मैं भी आपसे कैसी बातें करने लग गई, वह भी यहीं सड़क पर। चलिए अंदर चलिए सिस्टर, आप थक गई होंगी। मुझे अंदर की ओर ले जाती टुल्की कह उठी, आपके लिए चाय बना लाती हूँ। बड़े आग्रह से उसने नाश्ता करवाया। मैं देख रही थी कि यूँ तो टुल्की में कोई बड़ा फ़र्क आ गया है, पर काम तो वह अब भी पहले की तरह उन्हीं जिम्मेदारियों से कर रही है। मेरे पूछने पर कहने लगी, माँ तो नौकरी पर रहती हैं, उन्हें थोड़े ही मालूम है कि घर में कहाँ क्या पड़ा है। मैं नहीं देखूँ तो कौन देखेगा सिस्टर। और यह टिन्नू, अपनी छोटी बहन की ओर इशारा करते हुए कहने लगी, इसे तो अपने श्रृंगार से ही फुर्सत नहीं मिलती है। अब देखो न सिस्टर, जैसे इसकी शादी हो रही हो, रोज़ ब्यूटी पार्लर जाती है। दीदी आज आपकी पटोला साड़ी मैं पहन लूँ। अंदर आती टिन्नू तुनक कर बोली, पहन ले, मोपेड पर जरा संभल कर जाना, पायलें भी दो ना दीदी। देख तूने लगा ली ना वही बिंदी, मैंने तुझे मना किया था कि नहीं। मैंने माँ से पूछकर लगाई है। इतराती हुई टिन्नू निडर होकर बोली, माँ क्या जाने कि मैं क्यों लाई, आप और ले आना, मुझे पसंद आई तो मैंने लगा ली। इस पटोला पर मैच कर रही है ना। अब मुझे जल्दी से पायलें निकाल कर दे दो, देर हो रही है दीदी, अभी बहुत से कार्ड बांटने हैं। नहीं दूंगी, तुम नहीं दोगी तो मैं माँ से कहकर ले लूँगी। ठुनकती हुई टिन्नू टुल्की को अंगूठा दिखाकर चली गई। देखो सिस्टर, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं, कोई अहमियत नहीं, भरे गले से टुल्की कह रही थी। टुल्की, ओ टुल्की। तभी उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी, हलवाई बेसन मांग रहा है, टुल्की जरा चाकू लेती आना। किसी दूसरी महिला का स्वर सुनाई दिया, दीदी पाउडर का डब्बा कहाँ रखा है। टुल्की की छोटी बहन ने पूछा, क्या झंझट है, एक पल भी चैन नहीं। झुंझलाती हुई वह उठ खड़ी हुई। मैं बैठी महसूस कर रही थी कि विवाह के इन खुशी से भरपूर क्षणों में भी टुल्की को चैन नहीं। दिन भर के काम से थकी टुल्की अपने दोनों हाथों से पैर दबाती उनींदी आंखें लिए गीतों भरी शाम में बैठी थी और ऊँग रही थी। उल्लास से हुलसती उसकी बहनें अपने हाथों में मेहंदी रचाएं, बालों में बेड़ी सजाएं, गोटा लगे चोली घाघरे में ढोलक की थाप पर थिरक रही थीं। सभी बेटियां एक ही घर में, एक ही माता पिता की संतान, एक ही वातावरण में पली बड़ी, पर फिर भी कितना अंतर था। कुदरत ने टुल्की को बड़ा बनाकर एक ही सूत्र में मानो जीवन की सारी मधुरता छीन ली थी। टुल्की के जीवन की वह सुखद घड़ी भी आई जब द्वार पर बारात आई, शहनाई बज उठी और बिजली के नन्हे बल्ब झिलमिला उठे। मैंने मजाक करते हुए दुल्हन बनी टुल्की को छेड़ दिया, अब मंडप में बैठी हो, किसी काम के लिए दौड़ मत पड़ना। धीमी सी हंसी हंसती हुई वह मेरे कान में फुसफुसाई, फिर कभी इधर लौट कर नहीं आऊँगी। बचपन में चुप रहने वाली टुल्की के कथन मुझे बार बार चौंका रहे थे। इतना परिवर्तन कैसे आ गया इस लड़की में। मायके से विदा होते वक्त लड़कियां रो रो कर कैसा बुरा हाल कर लेती हैं, पर टुल्की का तो अंग प्रत्यंग थिरक रहा था। मुझे लगा सच टुल्की के बोझिल जीवन में मधुमास तो अब आया है। उसके वीरान जीवन में खुशियों के इस झोंके ने उसे तरंगित कर दिया है। विदा के समय टुल्की के माता पिता, भाई और बहनों की आंखों में आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी, लेकिन टुल्की की आंखें खामोश थीं, उनमें कहीं भी नमी दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए वह एकाएक आलोचना व चर्चा का विषय बन गई। महिलाओं में घुसुर पुसुर होने लगी, लेकिन मैं खामोश खड़ी देख रही थी, बंद पिंजरे को छोड़ती एक मैना की ऊंची उड़ान को। एक नए जीवन का स्वागत वह भला आंसुओं से कैसे कर सकती थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।